टॉपिक डालो बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अरे नया चैप्टर भी है इस वाली किताब में, टेक्निकली टॉपिक ही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। थोड़ा सा शांत रहोगे तो समझा पाएंगे, ठीक है? आइए देखिए, बेटा प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। सभी लोग नजरें बोर्ड पे रखो। ये प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मतलब इसके आर पार देखा जा सके, लाइट जा सके, रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, बाउंडेड बाय 5 प्लेन सरफेसेस। कितनी प्लेन सरफेसेस हैं? वेदांत इधर ध्यान दो, 5। एक प्लेन सरफेस आगे है, ये एक प्लेन सरफेस पीछे है, एक इधर है, एक इधर है, एक नीचे। कितनी प्लेन सरफेसेस हैं? है ना? A prism is a transparent refracting medium bounded by 5 plane surfaces with triangular cross section। ये जो क्रॉस सेक्शन है ये कैसा दिख रहा है? ट्रायंगल जैसा दिख रहा है ना? डेफिनेशन लिख लो। A prism is a transparent refracting medium bounded by 5 plane surfaces. A prism is a transparent refracting medium bounded by 5 plane surfaces with triangular cross section. With triangular cross section. ट्राइएंगुलर क्रॉस सेक्शन। समझ गए सब लोग? देखो अब नजरें बोर्ड पर रखो। ये जो हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को ए बी सी डी, ये कहलाता है प्रिज्म का बेस, बेस ऑफ प्रिज्म। सही। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको ए बी डी, ये कहलाता है प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म। ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये ए वाला और ये वाला, इनको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का मतलब ये होता है कि लाइट इधर से आएगी और उधर से निकल जाएगी। नहीं है समझ में? और ये जो एज है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। रिफ्रैक्टिंग एज वो कॉर्नर जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस को जोड़े हुए हैं। सही है। अब लाइट को इधर से लाना है और उधर से निकाल देना है। हम लोग को डायग्राम बनाना है, आप लोग को बना लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ए बी सी है, ए बी डी पर नहीं। चलो देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये प्रिज्म है एबीसी, ये प्रिज्म का प्रिंसिपल सेक्शन है, मतलब आगे वाला हिस्सा जो दिख रहा था आप लोगों को, प्रिज्म ए बी और सी। अब देखिए सब लोग, एक रे ऑफ लाइट आएगी, ऐसे टकराएगी इस पॉइंट पे। पहले देखो बेटा सार्थक, इस पॉइंट पे पहले आप लोग क्या बनाओगे? नॉर्मल, बड़ा बड़ा साफ डायग्राम बनाना। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाती है? आई।
लाइट रे रेयरर मीडियम से कौन से मीडियम जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। इस पॉइंट पे फिर से क्या बनेगा, नॉर्मल। जब लाइट रेयरर से डेंसर गई तो नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाई और ये नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगी, आर। बात समझ आ रही है। जब लाइट डेंसर मीडियम से कहां गई, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चली गई। इसे कहते हैं इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। और इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, तो इसे R1 कह दो और इसे क्या कह दो, R2 कह दो। नहीं समझ में आया, इस वाले एंगल को R1, इस वाले एंगल को हमने क्या कह दिया, और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस ये हो गया। इसे कह दिया हम लोगों ने एंगल ऑफ प्रिज्म, ए रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बोर्ड पे देखो बेटा, ये एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ठीक है। अखंडा, व्हाट इज मोनोक्रोमैटिक लाइट, अकेली लाइट। मोनोक्रोमा मतलब सिंगल कलर्ड लाइट, मोनोक्रोमा मतलब सिंगल कलर्ड लाइट है, सही है। व्हाइट लाइट नहीं है, व्हाइट लाइट टकराएगी तो 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट के डिस्पर्जन कर देगी। अब अगर ये लाइट ऐसे गई है तो एक्चुअली में उसको ऐसे जाना चाहिए था। अच्छा देखिए, ये गई ऐसे है भले, लेकिन जाना कैसे चाहिए था उसको, ऐसे जाना चाहिए था। और ये जा भले ऐसी रही है, इसको आना लेकिन यहां से चाहिए था। नहीं समझ पाए, इसको ऐसे जाना चाहिए था और इसको ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये यहां से यहां जा रही है। आया समझ में। अब इसे कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, डेल 1। ये क्या है, एंगल ऑफ, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ओरिजिनल डायरेक्शन का डेविएटेड लाइट से एंगल। और ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन 2। समझ गए, ये डेल 1 और ये क्या हो गया, डेल 2। और डेल 1 और डेल 2 को जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा डेल, एस नहीं है, डेल है। तो व्हाट इज डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल क्या है, इधर देखिए सब, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता है इट इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ये बेटा, लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, है ना, और इमर्ज यहां से होते हुए निकलना चाहिए था उसको। यही तो है ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ। और इन दोनों के बीच के एंगल को जो है कहते हैं एंगल ऑफ, इस आदमी को पास होना है, मोबाइल चला रहा है केवल पास होगा, ये बता देंगे। जब समझा रहे हो देख क्यों नहीं रहे उधर। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहा गया, एंगल ऑफ डेविएशन। यही एंगल हम लोग कैलकुलेट करना है। ये नॉर्मल 1 हो गया, देखिए इसको कुछ कोई पॉइंट कह दो, G कह दो, इसको E कह दो, ये F हो जाएगा G, और ये क्या कह दो, H, E F G H। डायग्राम समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा जिसको डायग्राम ना समझ आया हो? सबको आ गया डायग्राम, बहुत बढ़िया। देखो तो इसके बाद सबसे पहले तो क्या I जो होगा वो डेल 1 प्लस R1 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट। तो यहां से डेल 1 की वैल्यू क्या आएगी, I माइनस R1। शेखर E किसके बराबर होगा, डेल 2 प्लस R2 के। E किसके बराबर हो गया, डेल 2 प्लस R2 के। तो डेल 2 किसके बराबर होगा,
E माइनस R2 है। समझ गए? ये del 1 आ गया, ये del 2 आ गया। नाउ इन ट्राइंगल EFG EFH क्या del एक्सटीरियर एंगल है ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर del 1 प्लस del 2? तो del विल बी इक्वल टू del 1 प्लस del 2। del 1 की जगह क्या लिखोगे? I माइनस R1 और del 2 की जगह क्या लिखोगे? E माइनस R2। I प्लस E साथ लिख लीजिए और R1 माइनस R2 साथ लिख लीजिए। तो del विल बी इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ये del आ गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इसको इक्वेशन कोई बोल दो रखे रहो, काम देगी। अब देखिए in triangle EFG दिख रहा है? R1 प्लस R2 प्लस एंगल G किसके बराबर होगा? 180 के। ये किसके बराबर आएगा? 180 के। तो यहां से एंगल G की क्या वैल्यू आएगी? 180 माइनस R1 प्लस R2। नहीं समझे? ऑल्सो इन क्वाड्रिलेटरल EFGH, क्वाड्रिलेटरल EFG और EGH होगा। अच्छा FGH सही। तो इन क्वाड्रिलेटरल EFGH, यानी A है EFGH, यहां इसको AFGH कर दो। AFGH अब सही है। नजरे बोर्ड पर रखो। ये वाला क्वाड्रिलेटरल AFGH एंगल A प्लस एंगल F प्लस एंगल G प्लस एंगल H किसके बराबर होगा? 360 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? एंगल A प्लस एंगल F 90 डिग्री होगा पूरा। अगर बेटा बोर्ड पर देखेंगे तो दिखेगा कि ये नॉर्मल है। क्या है? और नॉर्मल है किसका? इसका। तो एंगल F पूरा कितना डिग्री हो गया? एंगल G और एंगल H भी पूरा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बोलो ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? ये प्लस 90 प्लस ये प्लस 90 इक्वल टू 360। 90 90 एंगल A प्लस एंगल G 90 90 180। 360 से माइनस होगी कितना बचेगा? 180। अब एंगल G की वैल्यू थी कितनी? 180 माइनस R1 प्लस R2। यहां रख दो। 180 माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 180। 180 कट गया, एंगल A आ गया, इधर जा क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2। समझ आया? तो R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया? इसको थर्ड में रख दो। पुट इन थर्ड। del इज इक्वल टू I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 को हमने क्या बोल दिया? एंगल A। यहां तक समझ आया? पक्का समझ में आ गया? ये एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला आ गया। I क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। E क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस। A क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। पूरा बोलना, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। समस्या? कोई समस्या नहीं। इसी में पहले इतना लिखोगे कि पहले डायग्राम बनाओ, कहानी की जगह छोड़ो 10-15 लाइन। अब देखो बेटा, इस
इस फॉर्मूले के हिसाब से अभी लिख रहे हो क्या? हो गया। देखिए हम ये कह रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ इस फॉर्मूले के हिसाब से होता क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से, समझना, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन पहले घटता है, एक मिनिमम वैल्यू तक पहुंचता है और फिर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विद इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस, रीचेस इट्स मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीजेस। अब ये जो इसकी मिनिमम वैल्यू है फॉर अ सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मतलब किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू मिनिमम होगी। बात समझ में आ रही है? वो डेल एम अब हम लोग कैलकुलेट करना है। फिलहाल ये ग्राफ बना लो तो डेल एम कैलकुलेट करेंगे। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, देखो ये सबको क्लियर हो गया? ग्राफ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू पहले घटेगी, अपनी मिनिमम वैल्यू तक पहुंचेगी और फिर एक समय बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। ठीक है, देखो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, बातें नहीं करिए, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ब्रैकेट में डेल एम, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल एम। सब लोग इधर देखो बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन देखो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बराबर तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होगा और फर्स्ट रिफ्रैक्शन और सेकेंड रिफ्रैक्शन क्या होगा, बराबर। मतलब जब I और E बराबर होता है और R1 और R2 बराबर होता है तभी डेविएशन क्या होता है, मिनिमम। तो इधर देखो सर, ये वाला जो इक्वेशन दिख रही है आपको, फोर्थ from fourth angle A is equal to R1 plus R2 है और R1 और R2 क्या है, बराबर, तो A is equal to 2R के बराबर हो जाएगा। R1 plus R2 किसके बराबर हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, A/2 आ गई। समझ गए? और यहां से इसको फिफ्थ इक्वेशन बोल देना। फ्रॉम फिफ्थ डेल होता है I प्लस ई माइनस ए के, अब एक मिनट ये देख लो बोर्ड पे, डेल किसके बराबर होगा, डेल एम के, और I और E बराबर जुड़ के क्या हो जाएंगे, I प्लस ई 2I माइनस ए
तो डेल m प्लस ए इक्वल टू 2i, तो i का फॉर्मूला क्या बन गया, डेल m प्लस ए बाई। तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज a by 2, whereas एंगल ऑफ इंसिडेंस इज a प्लस डेल m by। नहीं समझ में आया? अब ये I और ये क्या हो गया R, तो अब हम लोग निकाल लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हटा दे दरवाजा। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होगा, साइन I बाई साइन R, और ये मिनिमम डेविएशन कंडीशन वाली बात बता रहे हैं। I की जगह क्या लिखोगे, डेल m प्लस ए बाई 2, साइन I की जगह डेल m प्लस ए बाई, और R की जगह क्या लिखोगे, a बाई 2। तो ये n का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आ गया साइन डेल m प्लस ए बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2, मिनिमम डेविएशन कंडीशन। इसके बाद लिखिए बेटा, फॉर, देखो फॉर थिन प्रिज्म, फॉर थिन प्रिज्म, अब थिन प्रिज्म के लिए आप सबको बता दें बेटा, देखो उधर। अच्छा, n का फॉर्मूला होता है साइन I बाई साइन R। और थिन प्रिज्म साइन I किसके बराबर हो जाएगा, I के, और साइन R किसके बराबर हो जाएगा, सबको पता है थीटा बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा ही किसके बराबर होता है। तो n का फॉर्मूला बन जाएगा I बाई R। I की जगह क्या लिखोगे, डेल m प्लस ए बाई 2, और R की जगह क्या लिखोगे, a बाई 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, n का फॉर्मूला कितना आएगा, डेल m प्लस ए बाई a। आ रहा है समझ में, n a इक्वल टू डेल m प्लस ए, इधर ले आओ तो n a माइनस a इक्वल टू डेल m, a कॉमन ले लिया, डेल m का फॉर्मूला आ गया a इंटू n माइनस 1, या n माइनस 1 इंटू a। नहीं समझ में आया? ये डेल m का फॉर्मूला है थिन प्रिज्म के लिए, कर लीजिए। ये आ गया होगा समझ में, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई आशुतोष, क्या चल रहा है? बहुत चल रहा है, थोड़ा बड़े हो जाओ, 12वीं में पहुंच चुके हो। देखो स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर इमर्जेंट रे, स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर इमर्जेंट रे। स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर इमर्जेंट रे। देखो भैया 3 कंडीशन या 2 कंडीशन जितनी भी है बता रहे हैं। एक प्रिज्म है जिसका प्रिंसिपल सेक्शन है ABC, सही है आशुतोष? एक लाइट ऐसे आई आशुतोष, इस पॉइंट पे पहले क्या बनाओगे आशुतोष, ये एंगल क्या हो गया आशुतोष, I1। ये लाइट रिफ्रैक्शन ऐसे करेगी और इस पॉइंट पे फिर से क्या बनाओगे आशुतोष, अगर आशुतोष ये लाइट ग्रेस करके ऐसे जा रही है तो ये एंगल क्या होगा आशुतोष, बोलो सोचो सोचो,
अगर ये लाइट ग्रेस करती हुई यहाँ जा रही है तो ये एंगल कौन सा एंगल होगा? क्रिटिकल एंगल। नहीं याद है क्या? क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता था डेंसर मीडियम में जब रेयरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बन जाए? 90 डिग्री बन जाए। सब लोग समझ गए? अच्छा, तो ये क्रिटिकल एंगल हो गया। अब यहाँ पे एक नॉर्मली क्वेश्चन आपको करना है, सिंपल से कर ले जाओ। देखो ये R1 है, ये I1 है, इमर्जेंट एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। समझ गए? तो I1 की जगह I1, R1 की जगह R1, C मतलब क्रिटिकल एंगल, ये एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री रख के नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है? इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, मतलब इसी का केस 2, अगर लाइट ऐसे आ रही है, और इस पॉइंट पे क्या बनाओगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री हो गया? ये ग्रेस, ये टकराई, इस पॉइंट पे फिर से बनाया नॉर्मल, ये ग्रेस करती हुई फिर चली गई, ये एंगल कितना हो गया? क्रिटिकल एंगल। आ गया समझ में? ये एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। ऐसे भी पॉसिबिलिटी। समझ गए होगे? इसको लिखने की जरूरत है क्या? भले मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बस आपको बता दें, ये ग्राफ देख लीजिए सब लोग। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले हमने कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन पहले घटता है और फिर I और E बराबर होते हैं, और जब I और E बराबर होंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। सुन रहे हो सब लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन पहले क्या होता है? घटता है, और एक समय जब I और E बराबर हो जाते हैं तो वो मिनिमम डेविएशन हो जाता है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता है, और एक्सट्रीमिटीज पे जब एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 हो या एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हो या दोनों 90 हो तो ही डेविएशन मैक्सिमम होगा। बात समझ में? इन दोनों में से कोई एक चीज रुक जाता है। यहाँ पे I मिनिमम होगा। देखो बेटा, अभी तक हम लोग सार्थक बाबू प्रिज्म पे मोनोक्रोमेटिक लाइट टकरवा रहे थे। कौन सी लाइट? मतलब सिंगल लाइट बीम टकरवा रहे थे। अब हम लोग व्हाइट लाइट टकरवाएंगे, यानी कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट टकरवाएंगे। देखिए टॉपिक डालिए, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट by a prism. Dispersion of white light by a prism. देखिए, जैसे अगर ये प्रिज्म है,
ए बी सी प्रिंसिपल सेक्शन है, और एक वाइट लाइट आके टकराती है, सही है। तो व्हाइट लाइट जब यहाँ पे टकराएगी तो पहले यहाँ क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल वाला छोड़ दो, ठीक है। व्हाइट लाइट जब टकराएगी तो वो कंस्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक हो जाएगी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स, सही है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और ये क्या हो गई, रेड हो गई, सही है। हम लोग इस अपने 10th में पहले पढ़ा है कभी, सीबीएसई वाला नहीं पढ़ा है, चलो ठीक है। फिलहाल जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से टकराती है तो डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स with violet deviated the most and red deviated least। तो हम लोग केवल अखंडा बाबू वॉयलेट और रेड ही पढ़ते हैं। इधर देखो खंडा, एक व्हाइट लाइट आके टकराई, कौन कौन सी लाइट, ये रेड एक्सट्रीमिटी है, ये वॉयलेट है, सही है। अब देखो बेटा, ये लाइट जो आई है व्हाइट लाइट, ये ऐसे जानी चाहिए थी, सही है, लेकिन ये ऐसे और ऐसे गई। तो रेड लाइट ने कितना डेविएशन किया, डेल आर, और वॉयलेट लाइट ने कितना डेविएशन किया, डेल वी। किसने ज्यादा डेविएशन किया, वॉयलेट ने डेविएशन ज्यादा किया है और रेड ने डेविएशन क्या किया है, कम किया है। अब इधर देखिएगा, इसको पीछे की तरफ लेके आओ, इसको भी पीछे की तरफ लेके आओ, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, यही वाला एंगल थीटा, तो यहां हमने लिख दिया, नहीं समझ पाए। ये इतना बड़ा एंगल जो है पीछे जाके इतना छोटा सा हो गया डेल, और ये डेल किनके बीच का एंगल है, डेल बी और डेल आर के बीच का, तो थीटा हो गया डेल बी माइनस डेल आर। नहीं समझ में आया, पक्का समझ में आ गया। अब हमको ये बताइए कि ये वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट क्यों की है और रेड कम क्यों डेविएट की है, वेवलेंथ के डिफरेंस की वजह से ऐसा होता है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो स्पीड सबसे ज्यादा होगी ग्लास में। आरुषि क्या बोला मैंने बेटा, हंसी नहीं, बताइए मैंने क्या बोला, एक मिनट बताने दो उनको। आनंद तुम पेपर में लिख के आओ, यहां ना बताओ। आरुषि क्या बोला मैंने अभी अभी, कहां ध्यान था आपका, अन्य क्या बोला मैंने, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो स्पीड भी सबसे ज्यादा होगी, तो डेविएट कम करेगी। रेड की वेवलेंथ ज्यादा, स्पीड ज्यादा, तो डेविएट क्या करेगी, कम। और वॉयलेट की वेवलेंथ कम, स्पीड कम, तो डेविएट सबसे ज्यादा। समझ आ गया। और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ये थीटा, डेविएशन एंगल, इसे कहते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन। What is del V? Angle of deviation produced in violet color, angle of deviation produced in red color, उनके बीच के डिफरेंस को थीटा कहा गया। अब अगर हम लोग कहें फॉर थिन प्रिज्म, सुनना, अगर प्रिज्म थिन है तो थिन प्रिज्म के लिए अभी अभी हमने एंगल ऑफ डेविएशन का क्या फॉर्मूला बताया था, n-1 इंटू ए। ये वॉयलेट कलर के लिए हो गया, माइनस, और डेल आर क्या होगा, nr-1 इंटू ये रेड कलर के लिए होंगे। नहीं समझ पाए, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है,
अंदर बचा NV माइनस 1 माइनस NR माइनस माइनस 1 1 उड़ गया, थीटा का फॉर्मूला आ गया NV माइनस NR इंटू ये एंगल ऑफ डेविएशन का एंगुलर डिस्पर्जन का एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। N इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट कलर और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? वॉयलेट का ज्यादा है, वरना थीटा नेगेटिव नहीं हो जाएगा पढ़ लो। चलो छोड़ो वो बात, हमको ये बताओ लॉजिकली किसकी वेवलेंथ ज्यादा थी? रेड की वेवलेंथ ज्यादा थी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कम होगा ना उसके लिए, नहीं समझे? या आसान भाषा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है रिफ्रैक्शन के बारे में? कौन रिफ्रैक्शन ज्यादा कर रहा है, रेड की वॉयलेट? तो इसलिए वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। और ए क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, पूरा बोलो। चलो देखो फिलहाल ये सब बना। चलो इसमें देखो बेटा, देखो एंगुलर डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिख लो। अरे ये क्या है? दो एंगल के बीच में, दो कलर्स के बीच का एंगल लिखो। द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रेज, द एंगल बिटवीन द इमर्जेंट रेज of any two colors, the angle between the emergent rays of any two colors, the angle between the emergent rays of any two colors is called angular dispersion. The angle between the emergent rays of any two colors is called angular dispersion between those colors, is called angular dispersion between those colors। आया समझ में? अच्छा देखो बेटा, ये डेल V था डेविएशन प्रोड्यूस इन वॉयलेट, डेल R था डेविएशन प्रोड्यूस इन, अच्छा डेल V इधर देखना, डेल V और डेल R के डेविएशन को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें, मतलब एवरेज निकाल दें, तो ये येलो कलर का डेविएशन आ जाएगा। येलो मतलब मीन रे, येलो मतलब कौन सी रे? मीन रे में जो डेविएशन होगा वो एवरेज ऑफ ऑल द रेज का डेविएशन होगा। नहीं समझ में आया? कर लो। हाँ सभी लोग बेटा बोर्ड पर देख लो 1 मिनट के लिए। देखो डिस्पर्सिव पावर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, डिस्पर्सिव पावर ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, डिस्पर्सिव पावर का मतलब लाइट को डिस्पर्स करने की पावर। नहीं समझे? जैसे 2 लाइट है, इधर देखिए, मतलब व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट को डिस्पर्स एक प्रिज्म ने, सुनिएगा, इतना डिस्पर्स किया, एक प्रिज्म ने इतना डिस्पर्स किया। किसने डिस्पर्स ज्यादा किया? तो पहले वाले ने ज्यादा किया, तो पहले वाले की डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है। तो डिस्पर्सिव पावर का मतलब क्या होता है? सभी लोग देखो, इसको ओमेगा से डिनोट करेंगे। डिस्पर्सिव पावर मतलब थीटा प्रोड्यूस्ड विद रिस्पेक्ट टू डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन मीन रे। थीटा का मतलब एंगुलर डिस्पर्जन कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू मीन रे ने कितना डेविएट किया, इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म। नहीं समझे? थीटा का क्या फॉर्मूला? डेल V माइनस डेल R अपॉन डेल Y। सही है?
डेल वी को क्या लिखोगे, एन वी माइनस 1 इंटू ए। डेल आर को क्या लिखोगे, एन आर माइनस 1 इंटू ए। और डेल वाई को एन वाई माइनस 1 इंटू ए। सही है, इसमें से ए कॉमन लेके काट लो सब लोग, क्या बचेगा, एन वी माइनस 1 माइनस एन आर प्लस 1 अपॉन एन वाई माइनस ए, कॉमन लेके काट दिया तो क्या बचा, ओमेगा का फॉर्मूला एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस, ये ओमेगा। ओमेगा की डेफिनेशन लिखवाएं, एंगुलर डिस्पर्सन और डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मीन रे का रेशियो है, कल लिखवा देंगे।